आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए हमारी ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ में ये वीडियो एक अगली कड़ी है जिसमें हम मेनली ये हमारे एग्ज़ाम एंड चंडीगढ़ पीआरटी को टारगेट करते हैं और उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट को कवर करते हैं जो आपका 10 या 15 नंबर का आता है ना। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारी पेडागोजी को ज्वाइन नहीं किया है, जो टेलीग्राम पर एक ग्रुप है जिसमें हम डेली रात को 9 बजे क्विज कंडक्ट कराते हैं, तो उसके लिए आपको पेडागोजी नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो इसकी लिंक हमने नीचे दे रखी है। इसके साथ ही आप पेडल अप ऑफिशियल इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे हम टाइम टू टाइम एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कम्युनिकेशन यूजुअली बिगिंस विथ, मतलब जो आपका संचार है वो किससे शुरुआत उसकी होती है? कंफ्यूज्ड आइडिया से, मतलब भ्रमित विचारों से, सिमेंटिक नॉइस से, मतलब शब्दार्थ शोर से, अप्रीहेंशन से, मतलब आशंकाओं से, या पिक्चर इन माइंड। तो इसका जो सही आंसर है, और अगर आप डे टू डे लाइफ में खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे आपका जो कम्युनिकेशन या संचार है वो पिक्चर्स एंड माइंड से स्टार्ट होता है। वो कैसे, इसका छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जब आप बोलते हैं, जैसे हमने अगर गाय वर्ड बोला है तो कहीं न कहीं गाय की इमेज हमारे माइंड में बनी है। तो इसी को कहते हैं पिक्चर इन माइंड। तो जब वो जो वर्ड भी हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं उसकी पिक्चर ऑलरेडी हमारे माइंड में बन रही होती है ना? तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इज़, मतलब जो आपका रचनात्मक असेसमेंट या मूल्यांकन है, यहाँ विकास हट जाएगा। तो जो मूल्यांकन है वो किससे संबंधित है? अ टूल टू कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स, मतलब कहीं न कहीं बच्चों को लगातार उनकी निगरानी, यहाँ वर्ड नहीं आएगा, एक तरीके से अवलोकन करना या ऑब्जर्वेशन करना। प्रोग्रेस इन अ नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, मतलब बच्चों को जो गैर एक बिना भयभीत भय मुक्त वातावरण के थ्रू उनका कहीं न कहीं प्रगति को ऑब्जर्व करना, इससे संबंधित। या एट द एंड ऑफ द सेशन, ये क सत्र के अंत में होता है या फर्स्ट एंड सेकंड? तो इसका जो सही आंसर है, अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवोल्यूशन की बात करें, तो आपका वो बिल्कुल कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन बच्चे का किया जाता है। उसमें आपको बच्चे को भय मुक्त वातावरण प्रदान करना पड़ेगा, जिससे बच्चे के अंदर की जितनी भी क्षमता है वो खुल कर बाहर आए और बच्चा हर काम में और अपने अधिगम में एक्टिवली क्या कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए। तो इसका आंसर जो बन जाता है वो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इन एनईपी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। तो जो परख है वो हमारा नेशनल गवर्नमेंट या नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है। तो आपको ये बात बताना है इस क्वेश्चन को करने से पहले कि परख का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में परख का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि इन एनईपी में जो परख की बात करी गई उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सेटिंग क्वेश्चन पेपर एंड ऑर्गेनाइजिंग एग्जाम, मतलब क्वेश्चन पेपर बनाना और एग्जामों को कंडक्ट कराना। क्वेश्चन पेपर एजेंसी फॉर हायर डुअल एग्जामिनेशन, या सेटिंग नॉर्म्स स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन, या एजुकेशनल साइट है। तो एजुकेशनल साइट आपकी है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने दीक्षा के बारे में पढ़ा है, तो वो एक तरीके से ई पाठशाला के नाम से पढ़ा है, वो आपकी एजुकेशनल साइट है। सेटिंग फॉर क्वेश्चन पेपर नहीं करता है, क्वेश्चन पेपर की एजेंसी नहीं है डुअल एग्जामिनेशन के लिए। जो परख है वो आपका सेटिंग नॉर्म्स स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस, मतलब कहीं ना कहीं आपकी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड बनाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंट चैलेंज फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, मतलब प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए इनमें से कौन सा डेवलपमेंट चैलेंज के अंतर्गत आता है? लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं आता है, ये बताना है आपको। लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं आता है, एडीएचडी या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं जिसे हम, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लाइफ या ऑटिज्म। तो जो नहीं आएगा डेवलपमेंट चैलेंज के अंदर वो है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लाइफ। बाकी ये जो आपको देखने को मिलता है वो चाहे आपके लर्निंग डिसेबिलिटी हो, एडीएचडी हो, ऑटिज्म हो, ये सभी बच्चे की विकासात्मक वृद्धि को कहीं न कहीं रोकने का काम करता है ना, उनमें बाधाएँ लेकर आती हैं, चुनौतियाँ लेकर आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि रिवॉर्ड इज़ अ टाइप ऑफ, जो पुरस्कार है वो एक प्रकार से क्या है? मूलभूत प्रेरणा, मतलब आंतरिक प्रेरणा है, बाहरी प्रेरणा है, भाषाई प्रेरणा है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है पुरस्कार हम कहीं न कहीं बाहरी तौर पे बच्चों को देते हैं, तो ये बाहरी प्रेरणा के अंतर्गत आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप द वर्किंग स्किल इन चिल्ड्रन एंड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। तो आपको बताना है बच्चे में अमूर्त चिंतन या अमूर्त स्तर को विकसित करने के लिए इनका सीक्वेंस क्या होगा? क्या पहले सिंबॉलिक आएगा, कॉन्क्रीट आएगा, फिर पिक्टोरियल आएगा, या पहले कॉन्क्रीट फिर पिक्टोरियल फिर सिंबॉलिक आएगा, पहले पिक्टोरियल सिंबॉलिक कॉन्क्रीट आएगा, सिंबॉलिक पिक्टोरियल कॉन्क्रीट आएगा? तो हो सकता है कई बच्चों को ये क्वेश्चन देख के थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो रही हो, बट मैं आपको इस क्वेश्चन का एक बहुत जल्दी रिकॉल कराता हूँ। आपने ब्रूनर के बारे में पढ़ा है और ब्रूनर ने 3 स्टेजेस दी हैं। ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है। तो
अब आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइए और अपना आंसर देने की कोशिश करिए। इसका जो रही सही आंसर होगा वो आपका पहले आएगा क्या, कॉन्क्रीट, फिर आएगा पिक्टोरियल, फिर आएगा सिम्बॉलिक। अब इसका अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूँ तो मैंने अभी कहा है कि आपने ब्रूनर की अवस्थाएँ पढ़ी हैं, है ना? जेरोम ब्रूनर की। तो उन्होंने 3 अवस्थाएँ दी हैं, एक तो आपका इनेक्टिव है, एक आपका आइकॉनिक है, तीसरा आपका सिम्बॉलिक है। तो जो आपका इनेक्टिव स्टेज है उसमें बच्चा क्या है, कॉन्क्रीट लेवल पे बच्चों चीज़ों को सीखता है। पहले आपका आ गया कॉन्क्रीट। दूसरी स्टेज की बात करें वो है आइकॉनिक स्टेज। इसमें क्या है, जो अनुभव होंगे वो क्या कैसे होंगे, कॉन्क्रीट थिंग या इमेज के बेसिस पे होंगे, और इमेज को ही आप क्या कहेंगे, पिक्टोरियल कहेंगे। और जो आपका थर्ड स्टेज मैंने आपको बताया कि सिम्बॉलिक स्टेज, उसमें बच्चा कहीं ना कहीं अमूर्त रूप में चीज़ों को सीखा, तो उस हिसाब से आपका सिम्बॉलिक आएगा। तो इसका सही क्रम होगा आपका कॉन्क्रीट, फिर आएगा पिक्टोरियल, फिर आएगा आपका सिम्बॉलिक। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सक्लूड, मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा समावेशी शिक्षा में शामिल नहीं है ना? ये आपको बताना है। द सन हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन नो ऑन गिविंग इट सीट एंड लाइट, द विंड नेवर सेज नो टू एनीबॉडी ऑन दिस अर्थ। मतलब एक तरीके से ये है, जो सन है वो कभी भी किसी को अपनी धूप देने से मना नहीं करता, और जो हवा है वो किसी के लिए भेदभाव नहीं करती। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता का जश्न मनाया जाए। सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर, मतलब जो पृथकीकरण है वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। या सेग्रीगेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड। तो आपको पता है जो समावेशी शिक्षा है सभी बच्चों को एक साथ लाने की बात करती है, ना कि उनके पृथकीकरण की। तो इस हिसाब से जो फोर्थ वाला है वो अपना ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि यही समावेशी शिक्षा में नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोअर ऑर्डर नीड इन मैस्लो हिरार्की। तो आपने मैस्लो का एक डायग्राम पढ़ा होगा, जो ट्रायंगल बोलते हैं, मैस्लो के ट्रायंगल में उन्होंने 5 स्टेज दी थी, है ना? किसी भी नीड के बेसिस पे एक व्यक्ति के विकास को 5 चरणों में विभाजित किया था। आपको 5 चरण सिक्वेंस में लिख के हमें भेजने हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि मैस्लो के हायरार्की के अनुसार आपको सबसे नीचे के स्तर पे क्या देखने को मिलता है? क्या वो सम्मान की ज़रूरत, एस्टीम नीड्स है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, या लव बिलोंगिंग नीड्स है? सबसे जो नीचे का स्तर होगा वो होगा आपका फिजिकल नीड, मतलब रोटी कपड़ा एंड मकान। यही आपकी फिजिकल नीड्स में आता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन के साथ आपका एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि आपको मैस्लो के जो ट्रायंगल है उसमें सिक्वेंस वाइज चीज़ों को अरेंज करना है ना, और वो लिख के हमें भेजनी है। वो 5 चरण है, ये मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी, बाकी आप अपनी नॉलेज को थोड़ा रिवाइज करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इन द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम, मतलब आपको पाठ्य पुस्तक का रोल बताना है क्लासरूम में क्या हो सकता है या क्या होता है ना? दे आर वन ऑफ द रिसोर्सेज एंड रेफरेंसेस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, हो सकता है दे फॉर्म द मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्सेज इन द स्टारविट कंटेस्ट, मतलब इस संसाधन की कमी के वाले संदर्भ में सबसे आवश्यक शिक्षण संसाधन बनाते हैं। ये बात तो बिल्कुल ही कट जाती है ना? दे हेल्प इन रोड मेमोराइजेशन, ये बात भी उसका मतलब मुख्य उद्देश्य के तौर पे हम इसलिए टेक्स्ट बुक को यूज़ नहीं करते हैं। मेनली जो यूज़ करते हैं एज अ रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, वो रेफरेंस मटेरियल के तौर पे। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स की बात नहीं की जाएगी टेक्स्ट बुक में, पेरेंट्स का कोई मतलब नहीं है, वो एज अ रिसोर्स मटेरियल है आपके लिए एज अ टीचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक्सेसिव फिजिकल मूवमेंट, मतलब अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, डैश एंड डैश आर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडीएचडी। अभी हमने एडीएचडी के फुल फॉर्म के बारे में पढ़ा था कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आपको बताना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को आपको मिलती है। अटेंशन, ये तो गलत है क्योंकि बच्चे में अटेंशन नहीं होता, ध्यान केंद्रित एक जगह नहीं कर पाता, इसलिए पहला कट गया। उसी हिसाब से आपका थर्ड वाला भी कट जाता है। अब इन अटेंशन बिल्कुल होता है, क्या वो सेंट्रेशन होता है? ये नहीं होता है। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द प्ले वे मेथड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन सेवरल प्रिंसिपल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दैट प्रिंसिपल। मतलब प्ले वे मेथड में कई सारे प्रिंसिपल आते हैं, उनमें से इनमें कौन सा प्रिंसिपल शामिल नहीं है आपको बताना है। क्या वो थ्योरी ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी है, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम है, थ्योरी ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। बाकी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आपको ये देखना है जो प्ले वे मेथड में आपका लॉजिकल थिंकिंग नहीं आएगा। लॉजिकल थिंकिंग को हम अगर ऐसे समझें कि जो लॉजिकल थिंकिंग है वो आपका प्ले वे मेथड से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक तरीके से एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जब संज्ञान आ जाता है, बहुत ज़्यादा आप लॉजिकल हो जाते हैं, तो आप कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा फियरफुल हो जाते हैं कि अच्छा मैं ऐसे खेलूंगा तो मेरी लग सकती है।
इस हिसाब से आपका ये प्ले वे मेथड में शामिल नहीं होगा। आई होप आपको इसको क्लियरिटी हो गई। और नेचुरल इंस्टिंक्ट की बात करें तो बच्चे में कहीं न कहीं खेल विधि के द्वारा उसकी जो अंदर दबी क्षमताएँ हैं वो बाहर निकल के आती हैं। तो इस हिसाब से अपना पहला हो जाता है शामिल इसमें। बच्चे में खेल विधि के द्वारा ही क्रिएटिविटी जन्म लेती है, इसमें भी ये शामिल हो जाता है और खेल में ही बच्चे को कंप्लीट फ्रीडम भी मिलती है। इस हिसाब से ये तीनों खेल मेथड में आते हैं, बट फोर्थ वाला नहीं आता है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फॉर्मल करिकुलम, मतलब औपचारिक पाठ्यक्रम के तौर पे किसे माना जाता है, एक्सप्लिसिट, ओवर्ट या बोथ या हिडन करिकुलम। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका वो होगा बोथ 1 एंड 2। अब हिडन करिकुलम क्यों नहीं होगा कि हिडन करिकुलम आपका फॉर्मल नहीं है, वो आपको अनौपचारिक कह सकते हैं, क्योंकि आप वो चीज़ें डायरेक्ट तौर पे बच्चे को सिखाना नहीं चाहते। वो आपकी अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा बच्चा ऑब्जर्व करके उन चीज़ों को ग्रहण करता है ना। इस हिसाब से ये फॉर्मल में नहीं आता। तो आपका 1 एंड 2 इज रिलेटेड टू फॉर्मल करिकुलम एंड नॉट द फोर्थ वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आईसीटी आर मोर डैश एज डिजाइंड लेसन, आईसीटी को जो डिजाइन किया जाता है उससे क्या चीज़ देखने को मिलती है, प्रैक्टिकल, डिस्टेस्टफुल, तो यहाँ प्रैक्टिकल तो है बट डिस्टेस्ट या अरुचिकर ये नहीं होगा। चार्मिंग एंड इंटरेस्टिंग, तो चार्मिंग यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है, अलग से हटके साउंड कर रहा है। हाँ, इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल जरूर है आईसीटी का जो भी मटेरियल है, हार्ड एंड डिफिकल्ट नहीं है। इस हिसाब से फोर्थ वाला कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि डैश इज अ प्रोसेस बाय विच समवन इज कॉन्शियसली सोशलाइज्ड फॉर फर्दर ऑक्यूपेशन, पोजीशन एंड सोशल रिलेशनशिप। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सोशलाइजेशन इनमें से फिट बैठेगा, एंटिसिपेटरी है, जेंडर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। तो अगर मैं बात करूँ कि आपको ये देखना है सबसे पहले इनमें की पॉइंट्स क्या है ना क्वेश्चन में। तो अगर की पॉइंट्स की बात की जाए तो आपको ये देखना है, पूछा गया है कॉन्शियसली सोशलाइज्ड फॉर फर्दर ऑक्यूपेशन, पोजीशन एंड सोशल रिलेशनशिप्स की बात करी गई है। मतलब ये कह रहा है जो व्यक्ति को आगे व्यवसाय, पदों और सामाजिक संबंधों के लिए सचेत रूप से सामाजिकृत होना है तो वो किस में आएगा। तो जिसका जो सही आंसर है वो है आपका एंटीसिपेटरी। अब एंटीसिपेटरी इसमें क्यों आएगा, अगर आप में से किसी को इसका एक्सप्लेनेशन पता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन अभी हम डिस्कस कर लें तो आपको एक जो सोशलॉजिस्ट थे रॉबर्ट, उन्होंने इस मॉडल को प्रतिपादित किया था। मतलब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन किसके द्वारा आया था, वो था आपकी रॉबर्ट के द्वारा। तो इन्होंने ये कहा था कि भविष्य की नौकरियों के लिए एक तरीके से सक्रिय रूप से भाग लेना एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो इसी कारण आप जब लोगों के समूह को सोशलाइज करते हैं और आगे की कहीं ना कहीं जॉब, व्यवसाय और पदों के लिए उनको तैयार करते हैं, तो वो किस में आएगा, वो आपका एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन में आएगा या प्रत्याशित समाजीकरण में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जो एंटिसिपेटरी का जो चीज़ है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, वो आपका एक समाजशास्त्री थे रॉबर्ट, उनके द्वारा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग इज एसोसिएटेड विद क्रिएटिविटी, मतलब रचनात्मकता के साथ किस प्रकार का चिंतन जुड़ा हुआ है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, इंसाइटफुल या ट्रांसडक्टिव है। तो अगर मैं कन्वर्जेंट की बात करूँ तो कन्वर्जेंट को आप ऐसे समझिएगा, कई सारी आ रही हैं और एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, ये आपका कन्वर्जेंट हो गया। डाइवर्जेंट मतलब एक पॉइंट से कई सारी लाइनें निकल रही हैं, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है एक तरीके से, अगर आप डाइवर्जेंट को समझें। तो यहाँ जो क्रिएटिविटी होगी उसमें आप क्या, बच्चा क्या करता है, बच्चा कई सारे ऑप्शनों को तलाशता है, एक ऑप्शन पे जाके वो स्टिक नहीं होता है। अगर वो स्टिक हो गया तो क्रिएटिविटी है ही नहीं, है ना, कई सारे ऑप्शनों को दिखता है। इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाता है वो आ जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद भी आए होंगे और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और पहले से बेहतर हुई होगी। और आप हमें ज़रूर बताएं कि ये प्रैक्टिस सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। बाकी हम आपके साथ और नई नई तरीके के क्वेश्चन, जो उम्मीद है कि वो पूछे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन कई किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में पूछे गए हैं, वही हम आपके साथ ला रहे हैं, उनके बेस पर कुछ और नए क्वेश्चन बना के ला रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बेहतर हो रही होगी। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी को बेहतर करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।